हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल किस तरह डिफाइन करते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ा था। और वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम एक नई टर्म पढ़ते हैं, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि हम किस तरह से किसी भी कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है उनका परसेंटेज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर हमें कोई दिया हुआ तो उसमें कौन सा कंपाउंड कितना परसेंट में अवेलेबल है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो here we are going to find out the percentage of each element in the compound by knowing the molecular formula of compound. We know that according to the law of definite proportion, any sample of a pure compound always possess constant ratio with their combining elements. हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड में जो आपके अवेलेबल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं पूरे यूनिवर्स में। तो उसी फॉर्मूले को या उसी रूल को हम अप्लाई करके हम परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट हम फाइंड आउट करते हैं एवरी कंपाउंड में। लेट्स सी एन एग्जांपल। एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑलवेज हैज फॉर्मूला NH3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इरेस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स, हमें कहीं से भी वो मिले उसका फॉर्मूला हमेशा NH3 ही रहेगा। इसमें 1 मोल अमोनिया का रहता है और 3 मोल जो रहते हैं आपके हाइड्रोजन के रहते हैं। और अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक वेट आपका 17 ग्राम है, या हम कहें 1 मोल के लिए अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो उसका मोलिकुलर वेट जो होगा 17 ग्राम होगा और हाइड्रोजन का होगा 3 ग्राम। मीन्स 1 मोल NH3 में आपके हमेशा 17 ग्राम नाइट्रोजन एंड 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा। मतलब टोटल जो अमोनिया का वेट होगा आपका हमेशा 1 मोल का 17 ग्राम होगा। ठीक है। अब अगर हमें परसेंटेज पता करना हो तो सिंपल रूल होता है, या हम फॉर्मूला से देख सकते हैं। मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, दैट इज मास ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोल NH3 डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ NH3 इनटू 100। तो नाइट्रोजन का अगर हमें परसेंटेज पता करना हो तो नाइट्रोजन का मास दैट इज 14 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास कंपाउंड का दैट इज 17 ग्राम इंटू 100 दैट इज 82.35%। मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन आपका 82.35% अवेलेबल है। इसी तरह हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल NH3 डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ NH3 इंटू 100 दैट इज 3/17 इंटू 100 दैट इज 17.65। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में जो अवेलेबल आपके एलिमेंट्स हैं उनका हर एक का अलग अलग मास परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो टाइप के आपके फार्मूला होते हैं, जिसमें पहला जो होता है आपका एम्पेरिकल फार्मूला आता है और अनदर वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम दोनों को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। We have just seen that knowing the molecular formula of the compound we can calculate percentage composition of the element। मतलब हमें अगर मोलिकुलर फॉर्मूला पता है तो हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम थिंग, अगर हमें परसेंटेज पता हो तो भी हम उस एलिमेंट को या उस कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है मोलिकुलर फॉर्मूला वो फाइंड आउट कर सकते हैं। We can calculate the relative number of atoms of each element in the molecules of the compound. This gives is the empirical formula। हम उस मोलिक्यूल में जितने भी आपके एटम्स हैं उनके रिलेटिव नंबर्स हम पता कर सकते हैं अगर हमें परसेंटेज पता हो तो। और वो जो फॉर्मूला होता है जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फर्दर इफ द मोलिकुलर मास इज नोन, और अगर हमें उस मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास फाइंड पता हो तो हम उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Thus, the empirical formula of a compound is a chemical formula showing the relative number of atoms in the simplest ratio। मतलब किसी कंपाउंड में कोई भी एटम जो अवेलेबल है वो कितने सिंपलेस्ट रेशियो में हमें पता पड़ता है। किसके थ्रू? एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू। उसका कंप्लीट फार्मूला हमें फाइंड आउट नहीं होता है, बट एम्पिरिकल फार्मूला हमें फाइंड आउट होता है। मतलब
उसमें सिंपलेस्ट रेशियो में अगर जितने भी अवेलेबल आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका अगर रेशियो निकाला जाए एटम्स का रेशियो, तो वो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो हमें पता चलता है। कंप्लीट मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता नहीं चलता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। The molecular formula gives the actual number of atoms of each element in a molecule। जबकि molecular formula में क्या होता है, आपका complete उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स अवेलेबल हैं वो हमें कंप्लीट पूरे पता चलते हैं। इट मीन्स मोलिकुलर एम्पिरिकल फॉर्मूला डिपिक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो में एटम्स को बताता है। जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला डिपिक्टिंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। या अगर हम कह सकते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला इज जनरली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला भी होता है आपको, अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता हो और मोलिकुलर फॉर्मूला पता करना हो दोनों में रिलेशन, तो वो होता है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। यहाँ एन क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है आपको 40.687%, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है 5.085% और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 54.228%। ठीक है, मतलब एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों फाइंड आउट करने हैं और आपको मोलिकुलर वेट दिया हुआ है दैट इज 118 ग्राम। ओके, स्टेप 1, इसको हम एक चार्ट के रूप में देखते हैं, एक टेबल बना के। एलिमेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट रो में आप क्या लिखेंगे, कितने आपके एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये उनके सिंबल हैं। आपने परसेंटेज को 100 मान लिया स्टार्टिंग में और उनका वेट लिख लिया 45 और 54। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट 12, कार्बन का, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब आपको यहाँ निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। जितना भी आपका परसेंटेज है उसको आपको डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। तो आपको एक नंबर ऑफ एटम्स का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने नंबर्स हैं। तो वो हमें पता चलेगा 40 उसके परसेंटेज को डिवाइड करके किससे, एटॉमिक मास से। तो 40 डिवाइड बाई 12, ये आपका आंसर आएगा 3.390। इसी तरह हाइड्रोजन का निकालेंगे तो 5 डिवाइड बाई 1 दैट इज 5.035 और ऑक्सीजन का निकालेंगे दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास दैट इज 54.228 डिवाइड बाय 16 दैट इज 3.3389। अब ये जो हमें रेशियो मिला इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो सबसे छोटा अमाउंट है उसको हर एक से डिवाइड करना है आपको, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो ये जो आपका 3.3390 है इसको आपको डिवाइड करना है सबसे छोटा है आपका 3.3389। तो ये जो रेशियो आएगा सिंपल रेशियो 1, 5.085 को अगर आप डिवाइड करोगे 3.3389 से तो ये रेशियो आएगा 1.5। और ऑक्सीजन के लिए अगर सेम रेशियो आप निकालोगे तो वो आएगा 1 और यहाँ 1.5 है। क्योंकि आपके जो भी एलिमेंट होगा वो रेशियो में तो रहेगा नहीं 1.5, तो इसको हम और सिंपलेस्ट रेशियो में होल नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1.5 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। तो 1 इंटू टू दैट इज 2, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 एंड 1 इंटू टू दैट इज 2। अब इससे जो आपको फॉर्मूला मिलेगा दैट इज C2H3O2, ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस तरीके से आपको जो फॉर्मूला मिलता है उसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर रेशियो में। अभी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं मिला, मतलब कि आप यह कह नहीं सकते कि कार्बन के दो ही एलिमेंट्स रहेंगे, दो ही एटम अवेलेबल है, हाइड्रोजन के 3 ही हैं और ऑक्सीजन के 2 ही है। नहीं, आप कह सकते हो कि ये सिंपल होल रेशियो में हो सकते हैं। यहाँ पे C4H6O4 भी हो सकता है या फिर C6H9O6 ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका C2H3O2 ही है।
अब हमें फाइंड आउट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमने देखा था ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन, और यहाँ एन होता है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर फॉर्मूला मास हमें दिया हुआ है 118 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमको निकालना है, दैट इज C2H3 और O2। अगर इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालें तो 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 59। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मोलिकुलर मास दैट इज 118 डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास 59, ये n की वैल्यू यहाँ पे आती है हमारे पास 2। यहाँ से हम मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज 2 इंटू C2H4H3O2 दैट इज C4H6O4। तो ये जो फाइनली आपके पास फॉर्मूला आया है ये होता है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, और इसका आप मोलिकुलर मास देखोगे तो 118 ही आएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है आपके पास जिससे आप एम्पिरिकल फार्मूला चार्ट के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसके थ्रू आप एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी जो होती है वो आपके टू टाइप्स की होती है, दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। अगर हम लिक्विड और सॉलिड्स के लिए बात करें तो हम एब्सोल्यूट डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं, ये निकालना हो तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम मतलब रिलेटिव डेंसिटी निकालनी होती है तो हम H2 वाटर के रिलेटिव हम निकालते हैं। अगर आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी बोला हुआ है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम गैस के लिए बात करें एब्सोल्यूट डेंसिटी तो उसका फॉर्मूला होता है PM अपॉन DRT। ये कैसे आया ये आपको गैसेस स्टेट जो 5th चैप्टर है उसमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको कि कैसे आया। PV बराबर NRT होता है एक फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन, उससे हम इसको डिराइव करते हैं। तो अभी के लिए आप इसको याद रख सकते हो, एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। यहाँ P होता है प्रेशर, M होता है मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, R होता है गैस कांस्टेंट और T होता है आपका टेम्परेचर जो होता है हमेशा केल्विन में। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड as the density of the gas with respect to hydrogen gas at the same temperature and pressure। जो वेपर डेंसिटी होती है वो डिफाइन होती है हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 दैट इज PM अपॉन RT। और यहाँ PM यहाँ मोलिकुलर मास होता है हाइड्रोजन का अपॉन RT। RT से RT कैंसर और P से P कैंसर। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 2 दैट इज M गैस बाई 2। यहाँ से हम मोलिकुलर मास ऑफ गैस निकाल सकते हैं दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत जगह आपके यूज भी आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म आती है आपकी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के अकॉर्डिंग और कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। Qualitatively, a chemical equation simply describes what the reactants and products are. However, a balanced chemical equation gives us a lot of quantitative information, mainly the molar ratio in which reactants combine and the molar ratio in which products are formed। तो केमिकल इक्वेशन आपकी नॉर्मली होती है एक तो, और दूसरी होती है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें आपको हर एक एटम को बैलेंस करना पड़ता है। इसमें अप्लाई होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई होता है, रूल अप्लाई होता है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KClO3 इज हीटेड इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड ऑक्सीजन O2। ये पोटेशियम क्लोराइड KClO3 जो को जब आप हीट करते हो तो KCl प्लस O2 मिलता है। यहाँ आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में 3
एटम्स हैं ऑक्सीजन के, जबकि राइट हैंड साइड में आप देखोगे ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स हैं। तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 3.3/2 से, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये बैलेंस हो जाएगी, या यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी 2 पे KCl को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और O2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस टाइप से जो हमें रिएक्शन मिलेगी ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। A balanced chemical equation is one which contain an equal number atoms of each element on both sides of equation। तो बैलेंस केमिकल जो इक्वेशन होती है उसमें आपके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सबके जो एटम्स होते हैं वो बराबर होते हैं, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।